मान के चलो आपने ग्रोथ नहीं किया, आपके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपने उसमें कुछ भी नहीं बढ़ाया, आपके पास अब भी है 100 करोड़, अब भी तो आप अमीर हो, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बहुत अमीर हो आप उसमें कोई ग्रोथ नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका खर्चा तो होगा। मान के चलो आप खर्चा भी नहीं कर रहे हो उसमें से, आप वो पड़े हुए हैं 100 करोड़ रुपए तिजोरी में पैक, गोल्ड नहीं लिया है, सिर्फ पैसा पड़ा हुआ है। ओके, अब हर साल वो 7% से कम होगा अगर आप इंडिया में रह रहे हो, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। वो तो कट ही रहा है 7% आपका, तो 10 साल बाद वो आधा रह जाएगा, 10 साल बाद वो आधा रह जाएगा अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो भी। यानी कि अगर आप ये घर जाके बिल्कुल ट्राई करना, ओके, आपका देखना कि हम कौन से क्लास में आते हैं। फर्स्ट है लोअर मिडिल क्लास। जो सोसाइटी होती है उसमें लोअर मिडिल क्लास किसको बोला जाएगा, या तो कौन आगे जाके लोअर मिडिल क्लास में आने वाला है। फर्स्ट जो लोअर मिडिल क्लास में आएगा वो है जो अपने नेटवर्थ को, अपने पूरे प्रॉपर्टी को वगैरह 7% या 7% से कम में ग्रोथ कर रहा है। तो सावधान हो जाना, आने वाले कुछ ही सालों में आप लोअर मिडिल क्लास में चले जाओगे, भले आपके पास कितनी भी बड़ी प्रॉपर्टी हो। आने वाले 10 साल 15 साल में आप लोअर मिडिल क्लास में चले जाओगे। सेकंड है मिडिल क्लास। अगर आप 7% to 10% का ग्रोथ अगर दिखा रहे हो अपने नेटवर्थ में, अपने पूरे प्रॉपर्टीज में, पूरा नेटवर्थ में अगर आपका 7 to 10% का ग्रोथ है हर साल कंपाउंडिंग, तो जाके आप मिडिल क्लास लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाओगे इंडिया में। क्योंकि हम इंडिया के इन्फ्लेशन को देख रहे हैं, तो इंडिया में आप मेंटेन कर पाओगे मिडिल क्लास को 7 to 10%। ओके, और ये रियलिटी देखना, जब आप घर जाके इसको निकालोगे, मोस्ट ऑफ द पीपल माइनस में है। 90 से 95% लोग माइनस में, फिजिकल डिफिशिएट में चल रहे हैं। इस वजह से एवरेज आ रहा है -5% फिजिकल डिफिशिएट, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी बता रही है। ओके, तो 7 to 10% में आप अपने नेटवर्थ में ग्रोथ कर रहे हो, तो आप मिडिल क्लास लाइफस्टाइल जियोगे आने वाले कुछ समय में। 10 to 12% आपकी अगर ग्रोथ है, 10 to 12% आपके नेटवर्थ में, तब आप जाके अपर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल जी सकते हो आने वाले कुछ समय में इंडिया में। 12 to 15% आपको रिच लाइफस्टाइल मिल जाएगी इंडिया में आने वाले कुछ समय में। 15 to 18% प्लस अगर आप ग्रोथ कर रहे हो अपनी नेटवर्थ में, तो आप वेरी रिच क्लास 1% कैटेगरी के लोगों में पहुंच जाओगे, जो कि बहुत ही कम लोग अचीव कर पा रहे हैं। ओके, इंपॉर्टेंट थिंग, हमें पहले हमारे नेटवर्थ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में, साइकोलॉजी में कब आपको यूज होगी, त्यांचा यूज स्टॉक मार्केट मधल्या, ट्रेडिंग मध्ये किंवा इन्व्हेस्टमेंट मध्ये काय फरक पडतो? फर्स्ट थिंग, तुमच्या अपेक्षा नॉर्मल होतात, पैसे डबल करायची जी खुशली असते ती मिटून जाते, कारण का पैसे डबल इथे जवळपास पण पोहोचणं अवघड आहे। ओके, सो फर्स्ट थिंग, तुमच्या ज्या एक्सपेक्टेशन आहेत त्या रॅशनल लेवलला आहेत, त्या रॅशनॅलिटी मध्ये तुम्ही जाता। नेक्स्ट थिंग, तुमच्या ज्या ओव्हर ट्रेडिंगच्या गोष्टी आहेत की तुम्हाला माहिती होतं की माझ्याकडे 40% पैसा आहे, कारण का आपण 40% पैसा काढला इन्व्हेस्टमेंटसाठी, तेवढेच पैसे आहेत, तेवढ्याच पैशामध्ये मला काम करायचं आहे। सो तुम्ही ओव्हर ट्रेडिंग किंवा ओव्हर लॉसेस करत जरी गेला तरी तुमचा एका महिन्याचा फक्त तो लॉस जाईल, पुढच्या महिन्याचे पैसे तसे आहे तसे सेट राहतील, कारण का तुम्हाला रूल्स घालून घेतले 40%च इन्व्हेस्टमेंट करायची आहे मंथली इन्कमच्या। सो आपण तेवढाच लॉस घ्यायचा। समजा जर तुमचा इन्कम 50,000 आहे तर त्याच्या 40%च तुम्हाला मंथली लॉस करायचा आहे किंवा इन्व्हेस्ट करायचा आहे, मॅक्स टू मॅक्स तेवढं करू शकता तुम्ही। सो तुमचे ओव्हर लॉसेस होणार नाही, मेन कॅपिटल जे आहे तुमचं ते उडलं जाणार नाही। ओके, सो तुम्ही ज्या वेळेला पैशाला मॅनेज करून चालता, तुमच्या येणाऱ्या लॉसेसला मॅनेज करून चालता, प्रॉफिट तुमच्याकडे ऑटोमॅटिकली येतो। ओके, जर कोणाला प्रॉफिट आणि लॉस मध्ये थांबता येत नसेल तर काय करावं?
जे की आय थिंक 2 जणांचे क्वेश्चन होते याच्यामध्ये. प्रॉफिट्स मध्ये पण थांबता येत नाही, लॉस मध्ये पण थांबता येत नाही. सगळ्यांना माहिती आहे की मला डिसिप्लिन राहिलं पाहिजे. डिसिप्लिन कसं, आपणच बसतो ना स्क्रीन समोर, सगळं माहिती आहे आपल्याला. थोडा वेळ गेला की आशे कुठे आलेला, काहीतरी मी करतो म्हणजे काहीतरी केल्याशिवाय माझा डोपामाइन रिलीज होणार नाही, मला बरं नाही वाटणार, मला हॅपी फील नाही होणार आहे. सो ते कोण करून गेले तुमच्याकडून, डोपामाइन. ती जी बोलतात ना काहीतरी करण्यासाठी, काहीतरी करतो, भले जाऊ देत 500-1000 रुपये, पण मी काहीतरी करतो. किंवा थोडासा प्रॉफिट आला तर चला निघूया, परत पुन्हा ट्रेड घेता येईल. किंवा थोडा लॉस वाढायला लागला, ओके की नाही, थोडं रिकवर होईल, मग मी. या दोन्ही कंडिशन्सला हँडल कसं करायचं. फर्स्ट थिंग, आपला जो नवीन प्रोडक्ट आहे बनेल बाय ऑप्शन, त्याचा यूज करणं वाढवा. जे कोणी ट्रेडिंग करत असतील ते काय करायचं आहे, जस्ट बनेल बायचं ऑप्शन चार्ट, ऑप्शन जो पॉइंट आहे तो ओपन करायचा आहे, खास करून ट्रेडरसाठी. त्याच्यामध्ये तुम्हाला ज्या काही पोझिशन्स घ्यायच्या आहेत त्या पोझिशन्स तिथे लावायच्या. तिथे तुम्हाला राईट साईडला मॅक्स लॉस अँड मॅक्स प्रॉफिट दिसतो की उद्या मार्केट 1000 पॉईंट गॅप वरती जरी झालं तरी तुमचा लॉस किती होऊ शकतो, आणि 1000 पॉईंट गॅप खाली जरी झालं तरी तुमचा लॉस किती होऊ शकतो. ज्या वेळेला तुम्ही ऑप्शन ट्रेडिंग करणार आहात, सगळ्यात महत्वाचं, विदाउट हेजिंग कामच करायचं नाही. अनलिमिटेड लॉस हा ऑप्शन मार्केट समोर ठेवायचा नाही. काय वाटतं तुम्हाला, मार्केट, बऱ्याच लोकांच्या डोक्यात असं असतं किती पडणार आहे मार्केट. एक इयर खूप जवळ येते, 2029. काय आहे या वर्षाचं काही माहिती आहे. प्रत्येक 100 वर्षानंतर एक खूप मोठा क्रॅश आहे. 1929 मध्ये डाऊ जोन्स 90% खाली पडला होता. किती? 90% डाऊ जोन्स खाली पडला होता 1929 मध्ये. ग्रेट डिप्रेशन. लोक उगाच बँकांमधून पैसे काढत होते का, मोठमोठ्या बँका ज्या होत्या त्या काहीतरी चुकीचं काम करतात असं लोकांना वाटलं, फक्त वाटलं. त्याच्यावर ग्रेट डिप्रेशन आलं होतं 1929. 89% डाऊ जोन्स पडला होता. त्याच्यानंतरचा सगळ्यात मोठा फॉल ब्लॅक मंडे 1987. एका दिवसात डाऊ जोन्स 22% पडला. किती? डाऊ जोन्स 22% पडला. निफ्टी त्यावेळेला जन्मालाच आली नव्हती. निफ्टी कधी जन्माला आली काय माहितीये? निफ्टी कधी जन्माला आली? निफ्टीची बरं कधी झाली आहे? आपल्याकडे तिथे तर सगळे स्टॉक मार्केटशी कनेक्टेड आहे, आन्सर पाहिजे. 1996. सेन्सेक्स कधी जन्माला आला? 1978 to 79 च्या मध्ये जन्माला आला, पण त्यावेळेला कॅल्क्युलेट केलं जात नाही, बिकॉज पब्लिक लिमिटेड मार्केट नव्हतं, प्रायव्हेट होतं. येस, 1987 मध्ये सेन्सेक्स पब्लिकली अलाउड झाला. 100 रुपयाला त्याची बेस प्राइस ठरली गेली. ओके, बेस आपला सेन्सेक्स आणि निफ्टी यांच्यावरती आपण खूप जास्त ट्रस्ट करतोय, आपण पाहिलेले नाहीये ते फेज निफ्टीचे. जे सेन्सेक्सचे पण 1987 मध्ये ज्यावेळेला डाऊ जोन्स 22% एकाच दिवसात पडला होता, विचार करा सेन्सेक्सचं काय हाल झाला असेल. त्यामुळे कधीही अनलिमिटेड लॉस घेण्याची पोझिशन ओपनच ठेवायची नाही. अनलिमिटेड लॉस होईल याची पोझिशन ओपनच ठेवायची नाही. ओके, 1992. 1987 ने काय शिकवलं आपल्याला? 1987 चा जो एकाच दिवसात खूप मोठा फॉल झाला होता त्याने काय शिकवलं मार्केटला? एक शब्द तुम्ही ऐकला असेल मार्केटमध्ये, अप्पर सर्किट, लोअर सर्किट. ते कधी आलं? कोणी शिकवलं? 1987. 1987 च्या फॉलने. 1987 चा फॉल कशामुळे आला होता माहितीये का? आता सध्या मार्केटमध्ये ट्रेडिंग रिलेटेड एक सिस्टम पुढे येते. कोणती आहे? प्रत्येक जण सांगतोय त्या सिस्टम बद्दल. अल्गो ट्रेडिंग. 1987 चा ब्लॅक मंडे हा जो फॉल होता अल्गो ट्रेडिंग मुळे झाला. ओके, पॅनिक सेलिंग होतं. अल्गो स्वतः पॅनिक सेलिंग करत होता. ओके, ब्लॅक मंडे ज्याला सगळ्यात मोठा फॉल, ज्याच्यावरती मूवीज बनलेले आहेत.
त्याचा थोडासा अभ्यास केला तर तुम्हाला लक्षात येईल. अल्गो ट्रेडिंग आता खूप सुधार झालेले आहेत त्याच्यामध्ये, पण त्यांनी आता अल्गोने काही केलं तरी एक सर्किट लिमिट्स ठरलेले आहेत मार्केट. सर्किट त्याच्यानंतर आले. ओके, पण ठीक आहे, 5% जरी सर्किट असेल तरी पण ते खूप मोठं सर्किट होतं. जर एखादा ऑप्शन सेलर असेल त्याची, तर मग त्यांनी जर अनलिमिटेड वाली ठेवली असेल तर मग त्याने 7-12 रेडी ठेवायचा आता. ओके, बाकी सगळं मोकळं करून ठेवायचं, घरी येतात ते न्यायला. ओके, त्याच्या आधी तुम्हाला कोण येईल पोझिशन कट करत आहे का म्हणून. आणि जर तुम्ही पीओए साईन केला नसेल, पीओए साईन केला असेल तर मग तुम्ही कट करता ना पोझिशन करत जा. तर 1987चा फॉल अल्गो ट्रेडिंग मुळे आला होता. त्याने शिकवलं तुम्हाला सर्किट्स. मार्केटला काय शिकवले? सर्किट्स. 1992 एक सर्किटचा लूप होल होता, त्यामुळे 22% एकाच दिवसात पडलं, त्याच्यानंतर पडू शकत नाहीये. 1992 त्याच्यामध्ये आपण जबाबदार होतो, म्हणजे भारत जबाबदार होता मोठ्या फॉलला. कोण होतं जबाबदार भारतामध्ये? हर्षद मेहता आणि बीएससी दोघांनी मिळून इतका मोठा, आणि एसबीआय सगळ्यात मोठा पॉईंट एसबीआय होता. ओके, या दोघांनी मिळून छान मार्केटच्या लूप होलचा फायदा घेतला आणि मार्केटला डाऊन घेऊन गेलं. त्यामुळे मार्केट कधी पडेल ते कोणाला कोणत्या रिझनने पडेल माहिती नाही. 2008चा फॉल कशामुळे आला? हाऊसिंग स्टॉक मार्केटमध्ये एक 1.5 वर्षाचा फॉल येतो खूप मोठा, जे स्टॉक मार्केटमध्ये खूप कमी स्टॉक्स आहेत. हाऊसिंगचे किती स्टॉक्स आहेत? एचडीएफसी असे छोटे मोठे स्टॉक्स आहेत. ओके, एचडीएफसी मोठा आहे, छोटा नाही आहे, मोठे स्टॉक. ओके, हाऊसिंगच्या फॉलमुळे, हाऊसिंगमध्ये चुकीच्या पद्धतीने लोन दिल्यामुळे पूर्ण मार्केटवरती असर आला होता. कोणी केलं होते? लेमन ब्रदर्स. खूप कमी क्रेडिट स्कोर असणाऱ्यांना पण लोन दिले होते, त्याचा इफेक्ट मार्केटवरती झाला होता. ऑइल क्रायसिस झाले होते, ऑइल क्रायसिसमुळे पण मार्केटवरती इफेक्ट झाला 78-79च्या आसपास. सो बाहेर आपण स्टॉक मार्केटमध्ये निफ्टी पाहतोय, सेन्सेक्स पाहतोय, बँक निफ्टी पाहतोय, त्याच्यामुळे फॉल येईल असं काही नाही. बाहेर कोणतीही काही गोष्टी होऊ शकतात, त्याच्यामुळे मार्केटमध्ये फॉल येऊ शकतो. सो 1LY चा यूज करायचा, जायचं पोझिशन मध्ये बघायचं मॅक्स लॉस किती आहे माझा. जर मॅक्स लॉस तुमच्या ओव्हरऑल कॅपिटलच्या 2 ते 5% मध्ये असेल, ओके ट्रेड आहे तुमचा. मॅक्स लॉस किती असला पाहिजे? ओव्हरऑल कॅपिटलच्या 2 ते 5%. आणि हे पॉसिबल होऊ शकतं फक्त ऑप्शन सेलरला. ऑप्शन बायर काही, म्हणजे ऑप्शन बायर तो रोलेटच खेळतोय, लागलं तर लागलं, नाही तर ब्रोकरेज गेलं, प्लस त्याच्यासोबत बऱ्याच गोष्टी गेल्या. त्यामुळे ऑप्शन बाईंग करत असाल तर खूप कमी पैशाने करा. पूर्ण कॅपिटलच्या 10% पैसे ऑप्शन बाईंग मध्ये वापरूच नका, 10% पेक्षा जास्त पैसे. ओके, त्यामुळे 10% वापरा आणि त्यातला 1% 10% लॉस म्हणून ठेवा. 100 रुपये वापरले तर 10 रुपये लॉस, पण 100 रुपये तुमच्या ओव्हरऑल कॅपिटलच्या 10% पाहिजे. ओके, सो फर्स्ट थिंग, ज्यांना कुणाला इमोशनचा प्रॉब्लेम आहे त्यांनी फिक्स स्ट्रॅटेजीज वरती जा. तिथे जर तुम्ही गेला तर तुम्हाला खालच्या साईडला 1LY वरती बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड, न्यूट्रल डेल्टा किंवा तुमच्या आयन बटरफ्लाय सगळ्या स्ट्रॅटेजीज मिळून जातील. तिथे क्लिक करा. मॅक्स लॉस किती आहे बघा, मॅक्स प्रॉफिट किती आहे बघा, 1:2, 1:3 असेल. देन एक्झिक्यूट करा. स्टॉप लॉसेस लावायची पण गरज नाही. मॅक्स लॉस काय होणार आहे तुम्हाला माहिती आहे, मॅक्स प्रॉफिट काय होणार आहे माहिती आहे. कुठून एक्सपायरीला बघा त्याला. त्याने काय होईल, पहिली गोष्ट तर स्क्रीन समोर तुम्ही नसा. स्क्रीन समोर नसल्यामुळे तुमचे काही डोक्यातले जे विचार आहेत ते डोक्यातच राहतील, ते अकाउंट मध्ये रिफ्लेक्ट होणार नाही. ओके, प्रॉफिट मध्ये किंवा लॉस मध्ये. त्यामुळे स्वतःच्या हातातले कंट्रोल कमी करा जितकं शक्य होईल तेवढं. आणि जर स्वतः कन्सिस्टन्सी ट्रेडिंग करायचं असेल तर एकच पर्याय राहतो, मेडिटेशन. विदाउट मेडिटेशन तुम्ही ट्रेडिंग मध्ये सक्सेसफुल नाही होऊ शकत. बिकॉज मेडिटेशनच एक पार्ट आहे जो तुम्हाला स्वतःला कंट्रोल करण्यासाठी बेटर ऑप्शन्स देतो. जिम आहे, रनिंग वगैरे बाकी सगळ्या गोष्टी आहेत, तर त्यांचा जो इफेक्ट होतो त्याच्यापेक्षा मेडिटेशन खूप जास्त हेल्प करेल तुम्हाला स्वतःला कंट्रोल मिळवण्यासाठी. ओके, सो आय थिंक 1 तासभर झाला असेल आपल्याला बोर करून मी. ओके, सो
फर्स्ट थिंग माझ्या आता तुम्हाला सांगणे एवढ्यापेक्षा तुम्ही जॉब करत असाल, भले अलायन्स मध्ये जॉब करत असाल किंवा दुसरीकडे कुठे जॉब करत असाल, एक ट्रेडर असाल किंवा नसाल, फर्स्ट थिंग कॅल्क्युलेट करा की म्हणजे नेट वर्थ, तुमची नेटवर्थ कॅल्क्युलेट करा. दुसरी गोष्ट त्या नेटवर्कला पाठीमागच्या 2-3 वर्षात तुम्ही खरंच वाढवलंय का नाही हे तुम्हाला लक्षात येईल. तुमच्या ग्रोथसाठी ते खूप जास्त महत्त्वाचं आहे. थर्ड, येणाऱ्या महिन्याच्या जे काही पैसे तुमची सॅलरी येते, जे काही बिझनेस मधून पैसे येतात किंवा सॅलरी येते, ते जे पैसे आहेत ते 3 हिस्स्यामध्ये डिवाइड करा. 3-4 महिने ट्राय करून बघा की तुम्हाला त्याचा खूप चांगला रिझल्ट येईल. तुम्हाला हे समजेल पहिली गोष्ट तर की 50% आपलं सगळं चालतं, आपण उगाचच खर्च करतो. 50% चालतं. आजच्या घडीला बेसिक सॅलरी म्हणजे सगळ्यात मिनिमम सॅलरी मानली जाते ते 15 ते 20 हजारच्या वरती सगळ्यांना सॅलरी मिळतात. त्याच्या खाली सॅलरी असणाऱ्यांनी डबल वर्क केलं तरी चालतं. ते वर्क फ्रॉम होम करतात, पार्ट टाइम जॉब करत असतात, पण ज्यांची सॅलरी 20 हजारच्या कमी आहे, 20 ते 25 हजारच्या वरती सॅलरी असावी भारतामध्ये सध्या. तर तुम्ही त्याच्या जर हाफमध्ये कॅल्क्युलेट केलं तर तुम्हाला लाईफस्टाईल थोडीशी चेंज करावी लागेल. सध्या लाईफस्टाईल चेंज करावी लागेल, बट फ्युचरमध्ये तुमची लाईफस्टाईल इन्क्रीज करायला, तुमच्या पुढच्या सगळ्या पिढ्यांची इन्क्रीज करायला ती गोष्ट खूप जास्त इफेक्ट करेल. 50% एक्सपेन्सेस, 40% इन्व्हेस्टमेंट, 10% इन्शुरन्स. ओके, हेल्थ इन्शुरन्स अँड टर्म इन्शुरन्स. 40% कुठे इन्व्हेस्ट करायचे? स्टॉक मार्केट मधलं नॉलेज असेल तर पैसे साठवा, ऑप्शन सेलिंग मध्ये जा. जर स्टॉक मार्केट मधलं नॉलेज नसेल, पैसे कमी असतील, साठायला वेळ लागणार असेल तर आहे असे पैसे उचलून निफ्टी 20 किंवा गोल्ड 20 किंवा सिल्वर 20 तीनच गोष्टींमध्ये पार्क करत राहा. वर्ष 1.5 वर्ष पार्क केले की चालून जाईल. नंतर तुम्हाला ऑप्शन सेलिंगला पैसे उभे राहतील. आणि ऑप्शन सेलिंग तुम्ही बेसिक स्ट्रॅटेजी जरी वापरल्या तरी महिना 1.5 ते 2% देईल. 1.5 ते 2% जरी मिनिमम पकडले तर वार्षिक किती झाले? 24% झाले. ओके, आता हळूहळू तुम्हाला हे कॅपिटल वाढवायचं आहे जेणेकरून हे जे 24% आहे हे तुमच्या पूर्ण नेटवर्कच्या किमान 10 ते 12% पुढे असतील. हे जे 24% आहेत ते ओव्हरऑल नेटवर्कच्या 10 ते 12% पुढे असले पाहिजेत. मग तुम्हाला अवेलेबल होईल लोन, जे की तुम्हाला 10-12% मिळून जाईल. वार्षिक 10-12% लोन मिळून जाईल. त्याला तुम्ही कॅपिटल जर जास्त उचललं लोन मध्ये आणि सेफली जर ऑप्शन ट्रेडिंग करत गेला, ऑप्शन सेलिंग, ओके, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला मॅक्स लॉस माहिती आहे तो 2-3% ठेवला आणि मॉक्स प्रॉफिट माहिती आहे जो की 4-5% ठेवला तर मंथली तुम्हाला 1.5 ते 2% आरामात सुटत जातात. ओके, फक्त ऑप्शन सेलिंग मधून सुटत जातात. त्या स्ट्रॅटेजीज जर डीप मध्ये समजून घ्यायचे असतील तर कॉन्टॅक्ट करा. त्या तुम्हाला शिकवल्या जातील प्रॉपरली किंवा आपल्या युट्यूब चॅनलवरती आपण भरपूर स्ट्रॅटेजीज अपलोड केलेल्या आहेत. अलायन्स ब्लूच्या युट्यूब चॅनलवरती पण आणि शेअर बाजार संहिताच्या युट्यूब चॅनलवरती पण, आणि पुढे पण येत राहतील. तर त्या स्ट्रॅटेजीचा वापर करून तुमच्या नेटवर्कमध्ये तुम्ही वाढत जाल. मग नंतर तुम्हाला कुठेही बीर खाण्याला जायची गरज पडणार नाही. ओके, ना तुम्हाला ना तुमच्या पुढच्या जनरेशनला. तर स्टॉक मार्केटकडे बघण्याचा दृष्टिकोन म्हणजे इन्स्टंट मनी नव्हे, तुमच्या नेक्स्ट जनरेशनला सिक्युअर करण्यासाठीच्या गोष्टी आहेत. आणि जर तुमचं एज 30-35च्या आतलं असेल, जे की मोस्ट ऑफ द पीपल्स इथे आहे 30-35च्या आतलं असेल, त्यात तुम्ही तुमची लाईफस्टाईल पण तिथून चेंज करू शकता येणाऱ्या विदिन 5 to 10 इयर्स मध्ये, जे की तुम्हाला घेऊन जाईल 1% कॅटेगरीमध्ये. 1% कॅटेगरी आज ज्या वेळेला आम्ही 2-3 कोटीने ट्रेड घेतो त्यावेळेला भीती वाटत नाहीये लॉसची किंवा प्रॉफिटने जास्त आनंद होत नाहीये. एका सर्टन लेवलला घेऊन आलोय. तुम्हाला हळूहळू करून आपल्या लॉसची भीती मोडायची. लॉसची भीती कधी मोडते? ज्या वेळेला 100 रुपये मध्ये 2-3 रुपये जात आहेत पण तुम्हाला माहिती आहे की येणार असतील तर मला 5 ते 6 रुपये येतील. लॉस मिनिमाइज झाले. हळूहळू लॉसची भीती मोडून जाते. ग्रेडीनेस विदाउट टार्गेट कामच नाही करायचं. अजून वाढेल अजून तिथे येतं ना मॅक्स प्रॉफिट. तुम्हाला माहिती आहे त्याच्यापेक्षा प्रॉफिट जास्त होऊ शकत. ग्रीडीनेस तिथे तुमचा कट होऊन जातो. ओके, सो ग्रीड अँड फिअर मॅनेज करायचं असेल तर चांगला प्लॅटफॉर्म यूज करायचा, जो की बनेल बाय. मला बऱ्याच दिवसांनी असं वाटलं की अलायन्सने खूप चांगली गोष्टी घेऊन आलेत ते म्हणजे बनेल बाय. ओके, त्याच्या आधी बरेचसे अदर ऑप्शन होते आणि त्या अकाउंटवरती तुम्हाला फ्रीमध्ये बनेल बाय यूज करू शकता. तो ऑप्शन तुमच्या ग्रीड अँड फिअरला मॅनेज करण्यासाठी आणि स्ट्रॅटेजी डिझाईन करण्यासाठी खूप जास्त बेटर ठरणार आहे. ओके,
सो या गोष्टी करा, नेटवर्क कॅल्क्युलेट करा, आपले मंथली इन्कम सोर्स कॅल्क्युलेट करा, त्याच्या आपण 50% मध्ये एक्सपेन्सेस ठेवून द्या आणि पुढच्या वेळेला कधीतरी आपण इंटरेस्टिंग लेक्चर्स घेऊ ज्याच्यामध्ये तुम्ही बोर नाही होणार. फायनान्स आणि मनी मॅनेजमेंट थोडासा बोरिंग सब्जेक्ट आहे. ओके, पुढच्या वेळेला आपण की आपण फंडामेंटल अनालिसिसचे शॉर्टकट्स किंवा टेक्निकल अनालिसिसच्या शॉर्टकट्स कडे जाऊ. ओके, थँक्यू सो मच एक तासभर मला झेलल्याबद्दल. ओके, आणखी कोणाचे काही क्वेश्चन्स असतील तर त्याला आन्सर करा. ओव्हर ट्रेडिंग ज्या वेळेला तुम्ही ऑप्शन सेलिंग करता आणि त्यावेळेला जेव्हा तुमची आठवड्याची पोझिशन बनते त्यावेळेला तुमचं तिथं मार्जिनच लॉक होऊन जातं. तुम्हाला ओव्हर ट्रेडिंग करायला पैसेच राहत नाही. हा, मी तुम्हाला आयर्न बटरफ्लाय सांगतो. आयर्न बटरफ्लाय जो महिन्याची स्ट्रॅटर्जी म्हणजे महिन्याच्या सुरुवातीच्या 1-2 तारखेला घेतला, महिन्याच्या शेवटपर्यंत त्याला फक्त बघत बसायचं, काही नाही करायचं. जे इंट्राडे ट्रेडिंग करतात त्यांच्यासाठी हा मग पुन्हा ट्रेडिंग आपण करतो, बरोबर, फोमोसाठी ना. येस, त्याच्यामध्ये काय आहे, आपल्याकडे आपण ऑप्शन ऑन केलाय का ट्रेडचा, मॅक्स ट्रेड किंवा मिनिमम ट्रेड, जसं अदर ब्रोकर्स मध्ये आहे. ओके, मी तुम्हाला एक छानपैकी लेटर हा ऑप्शन ऑन करा. ब्रोकर मध्ये एक सिस्टम असते की तुम्ही आज अलायन्स ब्लूचा अकाउंट यूज करताय तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला लॉक करता येतं स्वतःला की माझे दिवसाचे किती ट्रेड होणार. ओके, सो तो ऑप्शन जर तुम्ही ऑन करून घेतला, ओके, पहिली गोष्ट तर मेडिटेशन करा. आणि जो चंचल व्यक्ती असतो त्याला मेडिटेशनच पॉसिबल होत नाही, तर त्याच्यासाठी बंधन हा एकच आहे, स्वतःला बंधन करून घ्यायचं. ऍप्लिकेशनच्या सेटिंग मध्ये जाऊन जर तुम्ही त्याला जर सॅमसंग यूज करत असाल तर त्याच्यामध्ये लिमिटेशन येतात की या टायमिंग एवढ्या तासानंतर ते ऍप्लिकेशनच चालणार नाही. अदरवाईज अलायन्स ब्लूला आपण रिक्वेस्ट करूया की एक असा पॉईंट टाकून द्या की 3 ट्रेड पेक्षा जास्त ट्रेड होणारच नाही. ओके, आहे ना ऑप्शन? हा, तर तो ऑप्शन आपण समजून घेऊ की ती आहे अलायन्स ब्लू मध्ये तो ऑप्शन की तो ट्रेडच होणार नाही एक्स्ट्राचे, 3च ट्रेड होतील किंवा 2, 3, 5 आपण जे काही सेट करू. येस, investment, right? So mutual funds are not performing better than index. 99%. So would you suggest putting money in Nifty Bs or Yes. Gold Bs or index fund? What would you suggest? यस, देखो अगर आपको इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको बहुत छोटा सा नॉलेज की यूज करनी है. सिंपली आप निफ्टी के पी रेशियो को देखो. निफ्टी का पी रेशियो जैसे ही 20 के पास आ जाए आप इंडेक्स फंड को खरीदते चलो. तब तक पैसों को होल्ड करना है, कुछ भी नहीं खरीदना. महीने के 40% निकल उसको होल्ड करते रहो. निफ्टी का पी रेशियो 20 के पास आएगा ना, खरीदना शुरू करो. वो आपको साल का 20 से 25% रिटर्न दे देगा. ये फर्स्ट थिंग. अगर आप रैंडमली, आपको पी रेशियो वगैरह देखना है, रैंडमली किसी भी तारीख को मेरे पास पैसा आया मैंने डाल दिया, आपको तब भी निफ्टी एवरेजली 15 से 18% रिटर्न देगी. So Nifty में करने के लिए you should use that ETFs. ओके, जब तक आपका फंड 1 CR के अंदर है मैं आपको सजेस्ट करूंगा ETF चूज करो. जैसे ही फंड आपका 1 CR के ऊपर जाता है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितने भी वेटेज है उस तरीके से आप स्टॉक खरीदते हो. यानी कि आपके पास मान के चलो 1 CR है, तब आप क्या करो, 11 लाख रुपए आपने रिलायंस में डाल दिए, आपने 10 लाख रुपए TCS में डाल दिए. जितना वेटेज निफ्टी में है उतने ही पैसों से खरीदना है सीधा स्टॉक. ओके, जब आपका फंड 1 CR के ऊपर चला जाएगा और उसके लिए आपको थोड़ी सी ऐप लगेगी तो हम अवेलेबल है हमेशा, या तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के डाल दूंगा. But what is the reason that the index fund, the mutual fund is not performing better than the index? Index is idle, right? Nobody is working on that. Now the mutual funds, some expert is working on that. Yes. So it's going down. Exactly. ये क्या हो गया ना कि हमें 2007 के आसपास आई थिंक म्यूचुअल फंड के एड्स आना शुरू हो गया. तब से हमें एक चीज, उनका एक स्लोगन है आपने सुना होगा, म्यूचुअल फंड सही है. ओके, और बाद में नीचे भी ये भी बोलते हैं सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. ओके, तो अगर दोनों का डीपली देखें, अगर म्यूचुअल फंड सही है तो आपके रिटर्न्स इंडेक्स से ज्यादा क्यों नहीं. अगर हम 10 साल 20 साल का एवरेज निकालते हैं तो आपके रिटर्न्स इंडेक्स से ज्यादा क्यों नहीं है. ओके, ये सवाल आता है. अगर एक्सपर्ट मैनेज कर रहे हैं तो उनका मोटिव क्या है. तो आपको म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर को बेसिकली समझना होगा.
एक है म्यूचुअल फंड है कि मेरा पैसा लगा हुआ है, मैं मान के चलो ऐसे जो भी XYZ में इंटरेस्ट, मेरा पैसा लगा हुआ है, ओके, मेरा पैसा लगा है 100 करोड़। अब आप इन्वेस्ट करना चाहते हो 1 करोड़, तो मैं आपके 1 करोड़ ले लूंगा और मेरी जो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी उसमें से 1% हिस्सा आपको दूंगा, ओके, जब उसकी जो भी वैल्यू लगेगी। तो मैं आपके हिसाब से ट्रेड ही नहीं करता, मैं ट्रेड करता हूं मेरे 100 रुपए के ऊपर मुझे टारगेट क्या है, मुझे टारगेट क्या है भाई, मेरे एफडी वाले को 7% का रिटर्न देना है, मेरा 1% का एक्सपेंस है ऑफिस एंड सारी चीजों में, तो मुझे 8-9% से ज्यादा निकालना है। एक्सपर्ट के पीछे यही है कि 8-9% से ज्यादा निकालना है। तो जैसे ही 10-11-12% हो जाता है तो बुक करना शुरू होता है, वो बुक करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए ही नहीं है उससे ज्यादा। उसके पीछे का जो बर्डन है वो किस चीज का है, एफडी वाले को रिटर्न देना है। But that is a different fund, na, sir. Some fund is equity based on it. इक्विटी बेस्ड, Not on a debt or all those things. Like. यस यस Some guaranteed returns are there. In that fund, they do that. यस यस, वो उनका पैसा They have to make sure that they have. 60 to 65% यूज कर लेते हैं एफडी में से ही, ओके, लेकिन But उनके it is purely equity based, right? And not guaranteed or nothing like that. अच्छा, Why it is not performing better? Means I want to know the reason why it is not performing better than the index. यस, That is my फर्स्ट थिंग, क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो करने वाले इन्वेस्टमेंट्स है, उनका मंथली इन्वेस्टमेंट है। मान क्या चलो आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया, या तो मोस्ट ऑफ द पीपल अभी एसआईपी का चला गया लगभग 20,000-25,000 करोड़ के ऊपर, तो 1 तारीख को या 1 से 10 तारीख को एक फिक्स तारीख को पैसा आ रहा है और पैसा अंदर जा भी रहा है, रख भी तो नहीं सकते हो, ओके, पैसा अंदर जा भी रहा है, तो मान के चलो आप 24,000 पे हो, ओके, और आप 25,000, आप 24,000 पे भी खरीद रहे हो, आप 25,000 पे भी खरीद रहे हो, ये क्या होगा, फिर एवरेज हो जाएगा। एवरेज मान के चलो आपका थोड़ा ज्यादा है नीचे, धीरे धीरे तो ऊपर सरकता हुआ जाएगा। 25,000 से 26,000 गया फिर भी आप खरीद रहे हो, ओके, 25,000 से 26,000 गया फिर भी आप खरीद रहे हो, लेकिन 26,000 से नीचे आ रहा है फिर भी आप उतने ही क्वांटिटी से खरीद रहे हो जितना 26,000 पे खरीदा, ओके। तो अगर उसको आप ये निकालोगे कि हम 1 तारीख या 10 तारीख को, जितनी भी तारीख को हम खरीद रहे हैं, ये हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि जहां पे आपके हाथ में है कि आप पैसे कब अंदर डालो, ओके। तो अगर आप बेस तब तक होल्ड करते रहे, ओके, और निफ्टी के 20 पी के आसपास आपने डाल दिया, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा, ये इनको मान के चलो यहाँ से निफ्टी 30,000 चली गई, इनको क्या रिटर्न मिलना है, इनका जो भी एवरेज प्राइस होगा, और आपको रिटर्न क्या, मान के चलो 20 का रेशियो कब आया था, जब निफ्टी 22,000-23,000 को आई थी, तो आपको 22-30,000 से 30,000 तक का रिटर्न मिलेगा, ओके, और उनको जो रिटर्न मिलेगा, इनका जो भी एवरेज रहेगा वहां से ऊपर। तो इस वजह से बीट कर ही नहीं पा रहा, मतलब ये 1-2 साल की बात नहीं। हाँ, अगर पिछले 4 साल में देखोगे तो म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है लगभग 25-30% एवरेज, बराबर। तो उस समय पे म्यूचुअल फंड का रिटर्न कितना है, 20 से 25। अगर 4 साल के पीछे 5 साल की बात करोगे, जो म्यूचुअल फंड्स है उनका रिटर्न कितना है, 20-25%, 30% एवरेज रिटर्न है साल का, CAGR। लेकिन उस समय पे निफ्टी का कितना रिटर्न, मोर देन 60%। विद इन 5 इयर्स 300% बढ़ेगी, लगभग 300-250% तो बढ़ी गई, ओके। तो निफ्टी जब 250% का रिटर्न दे रही है 5 साल के अंदर अंदर, और तब आप जाके पहुंच रहे हो कि आप 250% अगर 5 साल में पढ़ा है तो 50 to 60% है एनुअल ग्रोथ हो गई, तब आप 30-35% दे पा रहे हो। अगर आप दोनों के रिजल्ट्स को देखोगे, किसी ICICI का सबसे बेहतरीन म्यूचुअल स्टॉक उठा लिया, उसको देख लिया 10 साल का कैलकुलेट करके, HDFC का सबसे बेहतरीन उठा लिया, उसको 10 साल का कैलकुलेट करके देख लिया, तो निफ्टी को बीट कर ही नहीं पा रहे। रीजन कि वो हर महीने खरीद रहे हैं। दूसरी चीज, उनके सामने टारगेट फिक्स है, ये हो गया निकल लो, ये हो गया निकल लो। वो जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं वहां पे, उनको एक टारगेट सेट है कि ये हो गया निकल लो, क्योंकि उनके सामने कुछ टारगेट्स आगे इससे ज्यादा पैसा यूज नहीं कर सकते, और आपको कभी भी जो एफडीज के रिटर्न है वो दे देंगे। और उनका बेस चलता है कि एफडी के ऊपर हम 4% 5% निकालें, उनको सिस्टम ही इस तरीके से दी गई है, उससे ज्यादा वो निकालते ही नहीं है खुद का। आपको ये दिखेगा कि म्यूचुअल फंड का पिछले 1 साल का रिटर्न 25% है, क्या लिया? स्मॉल कैप वगैरह में दिया है।
स्मॉल कैप डिफरेंट है जहाँ पे आपको 100% का रिटर्न भी देखने को मिलेगा। ओके, अब एक साल के बीच में हमने देखा 100% का रिटर्न 2022-23 में उन्होंने 100% का रिटर्न दिया, 23-24 में वो दे पाए 100%, 110 से भी ज्यादा दिए, 24-25 जीरो रिटर्न। फिर होता क्या है कि कुल मिला के 3 साल का 200% तो एवरेज होता जाता है। अब जब हम 10 साल का एवरेज निकालेंगे तो वो बहुत गिर जाता है, 10 से 12%, हार्डली 13% रिटर्न आ जाता है, CAGR आ जाता है। फिर मन नहीं करता कि जहाँ पे मुझे 18-15-18% मिल रहा है निफ्टी में, अगर मैं दिमाग लगाऊं तो 25-30% लग रहा है मिल रहा है, म्यूचुअल फंड पे वो नहीं मिलता। और उनको फिक्स टारगेट होता है 12-13%, क्योंकि मैं काम किया हूँ उनके साथ। रिस्ट्रिक्शन यानी कि आप चाहते हुए भी, मतलब एक्सपर्ट चाहता भी है, उसको पता भी है कि अभी निफ्टी का पी रेशियो मैं बढ़ाना चाहता हूँ, नहीं बढ़ा सकता। क्यों नहीं बढ़ा सकता? उसको जो पैसा आ रहा है वही डालना है और उसी तरीके को डालना है, वो चाहे या ना चाहे। जैसे कि सिंपली डोमिनोज, वो अलग तरीके का पिज्जा बनाना चाहेगा, कुक कर नहीं पाएगा, बहुत अच्छा एक्सपर्ट है वो, उसको बहुत ट्रेनिंग मिली है, कर नहीं पाएगा। पिज्जा जो फिक्स उसको बताएगा ना वही पिज्जा बनाएगा वो, कितना भी अच्छा कुक, उसको वही पैरामीटर्स फॉलो करने जो उन्होंने दिए। ये एक बड़ा रीजन है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। बेटर मैं सजेस्ट करूंगा पीएमएस अच्छी है, एक अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजर मिल जाए आपको तो पीएमएस आपको अच्छी दे सकती है। फिर भी पीएमएस भी सबसे बड़ा पीएमएस किसका चला है? वॉरेन बफेट का चला है, ठीक है, वो भी 20% के आगे नहीं बढ़ पा रहा। ओके, तो आपको ऐसे भी 20% मिलने हैं और खुद के हाथ में अगर कंट्रोल के भी 20% मिल रहे तो ज्यादा सेफ फील करो। रिस्की होता है ना पीएमएस, तो रिस्की मतलब उसका गवर्नमेंट रिस्की रहता है। बेटर यही है निफ्टी जैसे बदलते जाए तो काफी बैंक को निकाल दिया, आप अपना स्टॉक चेंज करो उसी परसेंटेज के हिसाब से और आप कंपाउंडिंग करो तो 5 से 10 साल के लिए मेरे हिसाब से 18% से तो ऊपर ही रहेगी, अभी 17% के आसपास है। आपको इसके आगे अगर देखोगे 10 साल 18% के ऊपर ही रहेगी, जबकि हमारा परफॉर्म बेटर देन इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स ETF का परफॉर्म बेटर देन इंडेक्स फंड्स। इज इट द केस? इंडेक्स फंड ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इंडेक्स। ओके, 20 वगैरह नहीं है, निफ्टी 20 जैसे इंडेक्स फंड, मतलब आप निफ्टी 20 में पैसा डालोगे तो वो उसी केस में निफ्टी में चला जाएगा। निफ्टी जैसे बदलेगी आपको खुद से बदलने की जरूरत नहीं है, मतलब आप जैसे अभी इंडसइंड बैंक बाहर निकला, आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 20 में बैठे हुए वो खुद ब खुद चेंज करेगा, SBI चेंज करेगा बेसिकली। सर आपने एक ऑप्शन टूल का नाम बताया क्या? व्हाट इज द 1LY आपने अलायंस ब्लू का ये अलायंस कर लिया, यहाँ पे है आएगा अलायंस व्यू में आप पोजीशंस में हो, आपको ऊपर एक लोगो आएगा, एक ट्रेडिंग व्यू का लोगो आएगा, एक 1LY करके लोगो आएगा। जैसे ही आप 1LY पे क्लिक करते हो वहां पे आपको मेरा मोबाइल सर इज इट लाइक सेंसिबल और सेम सेंसिबल ऑप्शन ऑफ ट्रांस सेम सेंसिबल, लेकिन ये फ्री है और आपको सेंसिबल में कुछ अमाउंट पे करना होता है। इट हैज टाइड अप विद सम ब्रोकर्स, हाँ वो ज़्यादा के लिए चीप। सो डज इट इज इट बेटर देन सेंसिबल? डू वी हैव लाइक सिमुलेटर अभी ग्रो कर रहा है। सेकंड, जब आप मैं आपको जेन्युइनली बता पाऊंगा कि अगर आप इसी एक्सपायरी में काम कर रहे हो आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। अगली एक्सपायरी में जा रहे हो तो प्राइस का थोड़ा सा अभी चल रहा है उसका अपडेटेशन, 1 साल हो गए सर इसको डेवलप किया है, तो अच्छा फीडबैक है क्लाइंट्स की तरफ से। इसमें ऑल पैटर्न्स के जैसे इक्विटी ऑप्शन में भी अगर आपको स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है तो आगे ये 1LY हो गया, ये 1LY पे बैक टेस्टिंग कब तक है? डेटा में हिस्टोरिकल डेटा हाउ लॉन्ग? वो लाइव वाला नहीं करता। नहीं लाइव नहीं, बैक टेस्ट सिमुलेटर सर अवेलेबल नहीं है, सिमुलेटर नहीं है अवेलेबल नहीं है। ये यहाँ पे आप ऐड कर सकते रख सकते हो। मान के चलो अभी मुझे नेक्स्ट एक बैक टेस्टिंग है क्या बेटा? अभी मान के चलो मुझे काम करना है 30 वाले एक्सपायरी पे, ओके बैक टेस्टिंग सर आई थिंक अवेलेबल
मैं सेलिंग में जाता हूँ, मुझे मान के चलो अभी लगता है कि निफ्टी जो है 24,000 पे ही रहे, 24,800 के आसपास क्लोज होगा, तो 800 का मैंने एक बना लिया। ओके, तो अभी मुझे दोनों में सेल कर रहा हूँ, एक कॉल सेल कर रहा हूँ, एक पुट सेल कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे मैक्स प्रॉफिट जो है वो दिखा रहा है 8,000 और अनलिमिटेड लॉस दिखा रहा है। अब मुझे इस अनलिमिटेड लॉस को हटाना है, तो मैंने 2 पोजीशंस और ऐड कर दी। इसमें मैंने एक पुट खरीद लिया, एक कॉल खरीद लिया, और मैंने मान के चलो 800 का प्राइस मान के चलो कितना चल रहा है, 100 रुपए ऊपर का, तो मैं अपने 25,000 का कॉल खरीद लेता हूँ और मैं नीचे, मुझे लगता है कि 500 के नीचे जाएगा नहीं, तो मैं 500 के आसपास का एक पुट खरीद लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत खराब है। ओके, तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते लेके जाओ ऊपर की तरफ। ओके, ये रिफ्रेश नहीं हो रहा, आई थिंक अपडेट में गया, सुबह ही मुझे ये आया था, अपडेट हो रहा है, ये प्राइसेस अपडेट नहीं हो रही है। ओके, क्योंकि ये सुबह ही आया था उनका कुछ, ये अपडेट कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको अगर इस पोजीशन को लेके जाओगे तो आई थिंक 7,000 के आसपास का, 7,000 नहीं लेकिन 8,000 के आसपास का प्रॉफिट एंड आई थिंक 2,500-3,000 का लॉस आपको दिखाई देगा। ओके, तो आपको 1:2, 1:3 रेशियो मिलेगा नॉर्मल आयन बटरफ्लाई में। आयन बटरफ्लाई अगर यूज, आपको अगर न्यूट्रल स्ट्रेटजी चाहिए तो यहाँ पे आके आयन बटरफ्लाई पे क्लिक किया तो वो आ जाएगा। ये यहाँ पे 1:3 का रेशियो है, 8,000 का लॉस हो सकता है आपको, और यहाँ पे आपको 26,000 के आसपास का प्रॉफिट, एक्सपायरी 30 के। यहाँ पे आपको क्या करना है, 300 का कॉल बाय करना है, 800 का पुट बाय करना है, और 25,050 जो कि एवरेज प्राइस मानी जाएगी अभी के लिए। ओके, तो एड द मनी का आपने क्या किया, सेल कर दिया कॉल। तो यहाँ पे आपको 1:3 का, यानी कि आपको ये पता हो गया मेरे 8,000 तो जाने हैं, मैक्स टू मैक्स कुछ भी हो गया मार्केट में, यानी कितना भी 1,000 पॉइंट 2,000 पॉइंट भी चला गया ना तो मेरे 8,000 जाने हैं, और जो प्रॉफिट है मुझे 26,000 का मिलेगा। और इसके लिए कैपिटल आपको आई थिंक 10-11 लाख रुपए का दिखा रहा है यहाँ पे, ये नहीं, ये 2 सेल है, 2 बाय है, तो आई थिंक मुझे 2,50,000 के आसपास कैपिटल लगा, उससे ज्यादा कैपिटल नहीं। विनिंग रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी भी दे रहा होगा। विनिंग रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी अभी यहाँ पे नहीं देता है, लेकिन अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस में थोड़ा सा आप ग्रिक्स को एनालाइज करोगे, ओके, तो यहाँ पे ग्रिक्स को देखोगे तो आपको यहाँ पे डेल्टा है 0.6, ओके, और जहां पे हम सेल कर रहे हैं वहां पर डेल्टा है 0.6 एंड 0.006। ओके, तो इसका मतलब ये होता है 68 का डेल्टा है जहां पे हम सेल कर रहे हैं 25,050, यानी कि 68% चांसेस है कि मार्केट यहीं पे बंद होगा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी दोनों की है, ये देखो यहाँ पे 50% चांसेस है, कैलकुलेट करके नहीं देता यहाँ, कैलकुलेट करके नहीं देता, लेकिन यहाँ पे डेल्टा आ जाता है, थीटा आ जाता है। ओके, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके नहीं देता है, लेकिन डेल्टा इट्स अ प्रोबेबिलिटी की, डेल्टा वही है कि आपको प्रोबेबिलिटी डिसाइड करके देता है। 60 टोटल अगर कैलकुलेट करें 100%, तो यहाँ पे जाने के 0.04% चांसेस है, यहाँ पे जाने के 0.06 चांसेस है, जो कि हमारा ब्रेक इवन होगा, जहाँ पे हमें लॉस नहीं होगा, ब्रेक इवन रहेगा, तो उसके चांसेस सिर्फ 10% के आसपास है, और इसके चांसेस है 90% के आसपास, दोनों को अगर मिलाया जाए। ओके, 90% चांसेस यही है कि 25,050 के आसपास ही ट्यूसडे को बंद होगा ये। ओके, तो 50 के 100 के आसपास ये बंद हो जाएगा। ओके, तो अगर ये प्रोबेबिलिटी को देखा जाए तो आपको लगभग 2 लाख रुपए के कैपिटल में अगर 26,000 का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इट मींस लाइक अ 10% का हम प्रॉफिट एज्यूम करके चल रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे बंद हो गया तो 3% तो मिल ही जाएगा, 3-4%, और लॉस भी जो हमारा है वो मैक्स टू मैक्स कितना है, 3-4%। ओके, उससे ज्यादा लॉस भी नहीं जाएगा। ये अभी तो 4 दिन का, अभी जितनी एक्सपायरी बची हुई है ट्यूसडे तक है जो एक्सपायरी है, वीकली, यस वीकली एक्सपायरी, इसको एक्सपायरी चेंज करोगे तो भी आगे आपको बेटर। ये लाइव डेटा में ऐसा दिखाता है ये सैटरडे संडे आपको कुछ अपडेटेशन चल रहा है, लेकिन लाइव में रहेगा तो वो कंसिस्टेंसी चेंज होता रहेगा, और इसकी ऑप्शन चेन आपको कमाल की है। तो जैसे यहाँ पे हमने बनाया एक स्ट्रेटेजी, देन वी टू क्रिएट और समथिंग, राइट? कुछ नहीं, एग्जीक्यूट करवाओगे, एक बार फिर से पूछेगा करना है सच में, ओके, तो फिर हो जाएगा, और उसमें फिर एग्जीक्यूट हो जाने के बाद देन फिर एग्जिट, मतलब हाउ एग्जिट के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे देखो पोजीशन करके आना है। अभी मेरी कुछ पोजीशन यहाँ पे अभी ये कट हो चुकी है, इसके एज कट हो चुके हैं, सेलिंग दोनों अवे कॉल से, मुझे मान के चलो ये ग्रुप एग्जिट करना है। ओके, मैंने यहाँ